लेकिन ये बताओ कि उस काली गाड़ी में आखिर बैठा कौन है, जिसको देखने के लिए इतने सारे लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए हैं। जब गीता ने ऐसा कहा तब अवनी की नजरें उस काली गाड़ी की ओर गईं और उसने उसमें बैठे हुए आदमी को देखने की कोशिश की। वो पूरे तरीके से तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी एक झलक देख के ही अवनी चिल्ला पड़ी, गौतम, मॉम गाड़ी में तो गौतम बैठा है। गीता अवनी की बात को जोक समझकर जोरों से हंसने लगी। अरे अवनी, तू पागल है क्या? वो गौतम तेरा निकम्मा पति, वो कैसे गाड़ी में हो सकता है? उसको तो कोई इस गाड़ी का ड्राइवर भी ना रखे। बात करती है, अपना दिमाग इधर उधर मत घुमा, चुपचाप बैठी रह और जो मीटिंग होने वाली है उस पर ध्यान दे। नील को भी वहां का माहौल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए उसने सौरभ के कानों में फुसफुसाया, डैड, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, हम बिना बुलावे के आ तो गए हैं। मुझे डर लग रहा है कि अगर हम ऐसे सीधे सीधे गए तो ये लोग हमें कहीं बॉडीगार्ड से पकड़वा कर निकलवा न दें। आप ऐसा कीजिए कि पिछले गेट से गाड़ी ले लीजिए। सौरभ को भी नील की बात कहीं ना कहीं सही लगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं गाड़ी पीछे से ले लेता हूं। नील की कही हुई बात तो अवनी और गीता ने नहीं सुनी थी, लेकिन सौरभ के जवाब को गीता ने सुन लिया और कहा, गाड़ी पीछे क्यों घुमा रहे हो? हम तो इधर होटल में जा रहे हैं ना, तो फिर पीछे से गाड़ी घुमाने की जरूरत क्या है? सौरभ ने बात को घुमाते हुए कहा, अरे नहीं भाभी, पीछे से ही जाना बेहतर होगा। आगे देखो कितनी भीड़ है। अगर हम यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो खामखा फंस जाएंगे और हमारा वक्त बर्बाद होगा। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि पीछे के रास्ते से ही चलते हैं। गीता ने सौरभ की बातों में हामी भरी और सौरभ ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और पीछे के रास्ते की ओर बढ़ गया। उन चारों में से केवल अवनी ही ऐसी थी जिसको उन लोगों की बातों में इंटरेस्ट नहीं था और वो शीशे के जरिए उस काली गाड़ी को ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसे अभी भी कहीं ना कहीं शक था कि गौतम ही उस गाड़ी में बैठा है। उस गाड़ी को देखते हुए अवनी ने सोचा, ये गौतम है, लेकिन गौतम कैसे हो सकता है? मॉम की बात भी सही है, इसका तो सारा समय घर में ही निकल जाता है, फिर वो यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, मुझे लगता है कि मेरी गलतफहमी ही होगी। गौतम यहाँ नहीं हो सकता, जरूर वो कोई और है। जब सौरभ की गाड़ी वहां से निकल गई तब उस काले रंग की बड़ी गाड़ी में से और कोई नहीं बल्कि गौतम निकला, जिसका वेलकम करने के लिए खुद फिरोज मलिक वहां पर आया और उसने गौतम के गले में माला डालते हुए कहा, वेलकम वेलकम मिस्टर गौतम, आप यहां पर आइए, मेरी खुशकिस्मती है, वरना मुझे तो लगा था कि आप शायद मेरे काम के लिए ही वक्त ना निकाल पाए। गौतम ने फिरोज मलिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कि तुमने मेरी बात को सीरियसली लिया और इस मीटिंग की तैयारी की। मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तभी भीड़ में से खड़ा एक आदमी बोला, अरे आप लोग आपस में एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? उस आदमी की बात सुनकर पूरी भीड़ जोरों से हंसने लगी। सभी लोगों के बीच खबर फैली हुई थी कि फिरोज मलिक गौतम के ऊपर जान छिड़कता है और आज उन्होंने ये अपनी आंखों से देख भी लिया था। ये मंजर सभी को चौंका देने के लिए काफी था, क्योंकि फिरोज मलिक, जिसका पूरे इलाके में इतना अच्छा खासा दबदबा था, वो एक छोटी उम्र के लड़के का इतना आदर सम्मान कर रहा था, जबकि वो तो लोगों को अपने जूते की नोक पर रखने के लिए जाना जाता था। इसीलिए ये बात सबके लिए हैरत अंगेज थी। यहां दूसरी ओर पीछे के रास्ते से जा रहे सौरभ को पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। वो कभी गाड़ी इधर घुमाता, कभी उधर। होटल के अंदर जाने के बाद फिरोज मलिक ने माइक पर अनाउंसमेंट करनी शुरू की। उसने गौतम को स्टेज पर जगह दी हुई थी और वहां पर उसने गौतम की ओर देखते हुए कहा, देखिए गौतम जी, हमने जोधपुर के वाटर फ्रंट एरिया पर हाई स्टोरी बिल्डिंग बनाने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में हम आपसे राय मशवरा चाहते हैं। एक्चुअली आपको इन सब बातों के बारे में पता है, तो आप हमें बता सकते हैं कि वहां पर क्या हमारे लिए ये बिल्डिंग बनाना ठीक रहेगा, क्योंकि अभी तक हम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे। और इसी के साथ एक बात यह भी है कि हम 50,000 लोगों के लिए रोजगार तैयार कर पाएंगे। गौतम ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक रहेगा, मेरा यकीन करो, तुम्हें यहाँ पर 100 करोड़ से कम मुनाफा नहीं होने वाला। फिरोज मलिक 100 करोड़ सुनकर चौंक गया, क्योंकि अब तक का ये उसके लिए सबसे बड़ा मुनाफा होने वाला था। आगे गौतम ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और यही नहीं, इसके लिए मैं खुद 3.5 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। जब फिरोज ने गौतम से 3.5 करोड़ रुपए की बात सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गौतम को लगा कि
कि शायद फिरोज मलिक आनाकानी कर रहा है, इसलिए उसने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं 4 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, तो अब डील डन करें। वहां पार्किंग में गाड़ी की जगह ना मिलने की वजह से सौरभ काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इसलिए अवनी ने उससे कहा, आप लोग चलिए, गाड़ी मैं पार्क करके आती हूँ, मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्दी ही गाड़ी के लिए कोई ठीक ठाक जगह ढूंढकर आप लोगों के पास आ जाऊंगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।